हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फ्लड एस्टिमेशन एंड फ्लड राउटिंग। फ्लड एस्टिमेशन एंड फ्लड राउटिंग, ठीक है। सो अब हमें फ्लड निकालने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? एज अ सिविल इंजीनियर हमें तो फ्लड से कोई मतलब रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? सो फ्लड पीक्स आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन ऑल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। ऑल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, सपोज डैम ले लें, अगर कहीं पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और हमें फ्लड ही नहीं पता, सपोज फ्लड की कैपेसिटी है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, हमने ऐसा डैम बनाया जो कि स्टोर कर सकते, ये जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, सपोज में ये 5000 ले लेते हैं, 5000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ये पीक है। तो सपोज हमने एक ऐसा डैम बनाया जिसका कैपेसिटी है 2500 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? वो तो डैम का पर्पज सर्व ही नहीं करेगा। हो सकता है कि वो डैम को तोड़ दे या डिस्ट्रॉय कर दे, ओवरटॉप तो कर ही जाएगा, आधा से ज़्यादा पानी तो बाहर ही निकल जाएगा, ठीक है। तो डैम बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। सेकंड, ये तब केस में हुआ जब डैम का कैपेसिटी कम हुआ। ये पहला केस हुआ जब डैम का कैपेसिटी कम हुआ। अब डैम का कैपेसिटी ज़्यादा हुआ तो सपोज आपका कैपेसिटी 5000, सॉरी पीक था आपका 5000, हमने बना दिया 10,000 का कैपेसिटी डैम का, तो बहुत ज़्यादा पीक है। तो आप तो बोलेंगे कि पूरा पानी तो रोक रहा है, पूरा पानी स्टोर कर लिया, तो जितना तो इसमें तो कोई कुछ डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ डिस्ट्रॉय, इसमें क्या डिस्ट्रॉय हो रही है? हमारी मटेरियल डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमारा कंक्रीट है, हमारा जो भी मटेरियल्स है, ये सब वेस्ट हो रहा है। वेस्ट हो रहा है इन द सेंस जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो आपका इंक्रीज हो गया। तो ये है आपका कॉस्ट को मैग्नीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं लेना है, हमें क्या करना है, जितना भी उसका पीक है उसके आसपास ही उस, या जितना हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें डिज़ाइन करना है डैम को। तो डिज़ाइन कब कर पाएंगे? जब हमें फ्लड पीक पता होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें फ्लड पीक का निकालना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो हम फ्लड पीक कौन कौन से मेथड से निकाल सकते हैं? तो मेथड टू एस्टिमेट फ्लड पिक्स, फर्स्ट मेथड है आपका यूजिंग फ्लड मार्क्स। अब फ्लड मार्क्स क्या है? फ्लड मार्क्स आपको, सपोज आपका एक रिवर है, रिवर का क्रॉस सेक्शन है, तो हमें मैं यहाँ पर डेप्थ हमेशा मेजर करते जाऊँगा पानी का, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर आपका वाटर लेवल है, तो इसका डेप्थ निकाल लिए, ये आपका y1 हो गया। y1 के रेस्पेक्ट में डिस्चार्ज निकल जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है मैनिंग्स इक्वेशन में, ये तो आप पढ़े होंगे मैनिंग्स इक्वेशन, q इज इक्वल टू ए वी वेयर v इज इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। तो ये 1/n, ये a और ये s, ये सब किसके प्रॉपर्टीज है? ये तो आपका क्रॉस सेक्शन का, सॉरी रिवर के प्रॉपर्टीज हो गए, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, या जो भी सब, स्लोप हो गया, मैनिंग्स कांस्टेंट, उसमें कैसा मटेरियल है, सॉइल है, किस टाइप का है, तो ये सब हो गया। जो आर है, आर इज प्रोपोर्शनल टू वाई होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं इससे हम? क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वाई। तो हमें वाई में पता चलेगा तो आपको Q1 पता चल जाएगा। तो सपोज वाटर का लेवल यहाँ पर आया, तो इसके देखेंगे y2 है, तो y2 के रेस्पेक्ट में हमें Q2 मिल जाएगा। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू y आप डिस्चार्ज निकाल सकते हो, लेकिन ये कब निकाल सकते हो? आपको हमेशा y मेजर करते रहना पड़ेगा। या तो एक मार्किंग बना दो, एक पिलर में एक मार्किंग बन गया, तो वाटर का लेवल जहाँ पर भी आएगा उस हिसाब से आपको डिस्चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड हो गया आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ, लास्ट यूनिट में हम कंप्लीट किए। थर्ड मेथड हो गया फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज़। फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज़ में कैसे करते हैं? सपोज जो आपका पीक है, एक्स टी इज इक्वल टू लेते हैं एक्स बार प्लस के इंटू सिग्मा। एक्स बार क्या हो गया हमारा? ये आपका मीन हो गया, मीन हो गया। ये तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, सिग्मा बार नहीं है यहाँ पर, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगा? ये तो आपको जो फ्लड हो रहा होगा, हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है, जो भी सैंपल डेटा है उससे आपको निकल जाएगा, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जो के है ये आपका कांस्टेंट है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे डिपेंड करेगा? सपोज एक हम सैंपल लिए, फ्लड का सैंपल लिए, उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है। सपोज ये हुआ, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है। तो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ये फॉलो कर सकता है। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, उस तरीके से उसके हिसाब से हम के निकालेंगे। सो के
निकालने के तीन डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, गम्बल्स एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग पियर्सन टाइप 3 डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन से हम के निकालेंगे जिससे हमारा एक्स टी या पीक निकल जाएगा। एक्स टी डिपेंड करे, तो जो के डिपेंड करता है वो आपका रिटर्न पीरियड में डिपेंड करेगा। ठीक है, रिटर्न पीरियड। और भी कई कई प्रॉपर्टीज है लेकिन टी पे तो करता ही है। ठीक है, अब इसके जो न्यूमेरिकल्स है ये तीनों ये गेट में नहीं पूछे जाएंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते, चाहे वो ईएस ले लो या आपका पीएससी ले लो। गेट में एक बार पूछा गया था गम्बल्स एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए यूज होता है, तो हम आगे क्वेश्चंस में देख लेंगे। फिर नेक्स्ट मेथड है, ये तीन हो गए आपके। नेक्स्ट मेथड है आपका एम्पेरिकल मेथड। एम्पेरिकल में तीन है, डिकन्स है, रायर्स है, इंग्लिश है। ये इसको मैंने मेंशन भी नहीं किया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स कभी नहीं पूछे जाएंगे। बस एक बार पूछ लिया था कि QP इज इक्वल टू सी डी ए टू द पावर एन, तो एन की वैल्यू क्या आती, बस ये पूछा गया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ। ऑल्दो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसको याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 35 ईयर्स में अगर एक बार पूछा है तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है वो। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 3/4 है। जो लास्ट है, लास्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रैशनल मेथड। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% आएगा, लेकिन जो इस चैप्टर में है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रैशनल मेथड है। ठीक है, रैशनल मेथड। तो Q इज इक्वल टू AIR, Q इज इक्वल टू AIR। ठीक है, अलग से देखते हैं हम, तो कहीं कहीं बुक में Q इज इक्वल टू दिया है AIR बाय 360, वेयर A इज इक्वल टू एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। आपका जो I है वो आपका है रन ऑफ बाय रेनफॉल। ठीक है, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया, इसका डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं है। जो R है वो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, तो इस फॉर्मूले में R बोलते हैं कि mm पर R में लेना चाहिए। अब ये पूरा रटने का हो गया, किलोमीटर स्क्वायर भी रटो एरिया का, फिर ये भी रटो R का mm पर R में होना चाहिए। ठीक है, तो इससे बेटर ऑप्शन है कि आप Q इज इक्वल टू डायरेक्टली AIR पुट करो। अभी भी A एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी भी I रन ऑफ बाई रनफॉल है, अभी भी R आपका रेनफॉल इंटेंसिटी है, लेकिन आपका डिवाइड बाई 360 नहीं है। तो ये क्या है, आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं हुआ, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है कि आपको A को किलोमीटर स्क्वायर में ही रखना है, R को mm पर R में ही रखना है, और ये मीटर क्यूब पर सेकंड में ही होगा। तो आप ये रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, फिर इसको याद भी कर रहे हो, इसमें रहना है, फिर 360 भी रख रहे हो। ठीक है, तो हमेशा जब भी अगर आपके पास ऑप्शन है किसी चीज़ को रटने का या समझने का, तो प्रेफर आप ज़्यादातर कोशिश करना कि उसको समझ के करो, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, प्लस मुश्किल नहीं रहेगा। हो सकता है उसको समझने में, इसमें तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई भी दूसरा चीज़ रहता है तो हो सकता है शुरू में समझने में टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड हो जाए, लेकिन वो वर्थ रहेगा। अब बोलोगे ठीक है, ये Q इज इक्वल टू AIR है, तो इसमें ऐसा यूनिट में रखोगे, अगर इसको मीटर स्क्वायर में रखे ये तो डायमेंशन लेस हो गया, इसको आप मीटर पर सेकंड में रखें तो आंसर आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड आएगा। एरिया को आप सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में रखें तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा। तो डायमेंशंस के हिसाब से आप क्यू का डायमेंशन निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको याद करने का एक और तरीका देखते हैं, वैसे तो सिंपल है लेकिन फिर भी। क्यू क्यू किस सिंबल को डिनोट कर रहा है, क्वेश्चन। आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गेट के एग्जाम में, आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। मार्क्स अच्छे आएंगे या मार्क्स आएंगे तो उससे क्या मिलेगा आपको, ऑल इंडिया रैंक आएगा। ऑल इंडिया रैंक मतलब AIR। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू AIR, क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे तो रैंक आएगा AIR, Q इज इक्वल टू AIR। तो ये कुछ तरीके हैं, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें यही बोला कि A इज इक्वल टू कैचमेंट एरिया हो गया, I इज इक्वल टू रन ऑफ बाई रेनफॉल हो गया, और R इज इक्वल टू डिज़ाइन इंटेंसिटी होगा फॉर रेनफॉल फॉर ड्यूरेशन TC एंड रिटर्न पीरियड T। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। सपोज आपका एक कैचमेंट है, कैचमेंट में आपका रन ऑफ बाई रेनफॉल निकालना है, तो ज़रूरी नहीं ना कि सभी में रन ऑफ बाई रेनफॉल कांस्टेंट होगा, तो हो सकता है फर्स्ट में अलग है, सेकंड में अलग है, थर्ड में अलग है। तो इसमें क्या करेंगे, तो A1 इंटू I1, A1 इंटू I1 निकालेंगे, इसमें रन ऑफ कितना है, प्लस A2 इंटू I2 प्लस A3 इंटू I3 बाय टोटल एरिया। ठीक है, तो ये आप थीसन पॉलीगॉन में ऐसा कुछ किए थे, ऑल्दो इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, वो गिवन रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब R क्या बोले, डिज़ाइन इंटेंसिटी। डिज़ाइन इंटेंसिटी मतलब आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल फॉर ड्यूरेशन TC ड्यूरेशन का। अब TC क्या है आपका, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या है वो देखते हैं, एंड रिटर्न पीरियड T।
ठीक है, तो ये हम किससे निकालते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी, ये हम आईडीएफ से निकालेंगे, इंटेंसिटी ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन या इसी को ये टीसी बोला है। तो ये आपका कुछ ऐसा था बेस्ड ऑन पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड। तो इससे आपका आई निकाल सकते हैं, या क्वेश्चन में दिया भी होगा। ऑल्दो गेट में इसके इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे कई बार पूछा गया है। अब बोला है टीसी। टीसी क्या है, सपोज आपका एक कैचमेंट है ना, ये आपका आउटफ्लो है, तो इसको आउटफ्लो यहाँ पर अगर पानी जो गिर रहा है, अब पानी क्या यूनिफॉर्मली गिर रहा है, यूनिफॉर्मली गिर रहा है और इक्वल ड्यूरेशन के लिए गिर रहा है। मतलब अगर यहाँ पर 5 घंटे के लिए रेनफॉल हुआ है तो यहाँ पर भी 5 घंटे के लिए होगा, यहाँ पर भी 5 घंटे के लिए होगा, यहाँ पर भी इंटेंसिटी सेम है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, तो आपका ये यूनिफॉर्म हो गया। सपोज यहाँ वाला यहाँ पर अगर पानी गिरता है तो इसको यहाँ पर आने में लगेंगे 1 घंटे, इसको लग सकते हैं 2 घंटे। लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर पानी गिरेगा तो सबसे ज़्यादा ले लेगा, सपोज वो कहीं यहाँ पर लाए करेगा, ज़रूरी नहीं यहीं पर हो, कहीं भी हो सकता है, सपोज एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हो, तो सपोज इसको 4 घंटे लग रहे हैं, तो इसका टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा इस कैचमेंट के लिए 4 आवर्स। तो आपका टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो गया टाइम टेकन फॉर अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ज़रूरी नहीं है ड्रॉप ऑफ वाटर पूरा एक नहर भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए ड्रॉप ऑफ वाटर, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर को फ्रॉम द फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर पॉइंट ऑफ द कैचमेंट टू रीच द आउटलेट, एक सिंगल ड्रॉपलेट को सबसे दूर पॉइंट से आउटलेट में आने में कितना टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी है आपका, ठीक है, इसको ऑल्दो इससे ज़्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा इसको आप याद कर लेना, क्योंकि एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट तो हाइड्रोलॉजी के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इतना पूछा नहीं गया, लेकिन ये फॉर्मूला फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा एक बार याद कर लेना। इसको याद करने का भी ट्रिक मैं बता देता हूँ। तो टी सी इज इक्वल टू 0.01947, एल इज इक्वल टू 0.77, एस टू द पावर -0.385। ये क्या दिया है आपका, टी सी इज इक्वल टू 0.01947, एल टू द पावर 0.77, फिर एस टू द पावर -0.385। ठीक है, अब क्या करना है इसको याद करने के लिए, टी सी इज इक्वल टू पॉइंट, एक ज़ीरो और लगाना, ठीक है, 0.0 अच्छा लग रहा है ना। अब हम इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिलेगा, सबको याद होगा 1947, तो आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, फिर आ गया एल। एल क्या है, जो सबसे दूर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, ठीक है, तो एल आपका मीटर में रहेगा, लेंथ ऑफ फारडेस्ट पॉइंट फ्रॉम आउटलेट। अब इसका पावर क्या है, पॉइंट, आखिरी में क्या डिजिट था, 7 था, 7 7, 2 बार 7 लिख दिए। अब हमारा स्लोप, अब यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस लगा दो। अब 0.77 का हाफ कितना होगा, 0.77 का हाफ तो 0.3 हो गया, 1 17, 17/2 तो 16, 1 और कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 5, 0.77 का हाफ हो जाता है 0.385। तो ये आपका टीसी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ऑल्दो इसको नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि याद कर लो। तो 0.00 दिखने में अच्छा लग रहा है, इंडिया का भी इंडिपेंडेंस हुआ था 1947, एल टू द पावर पॉइंट, आखिरी डिजिट क्या है 7, तो 7 7, उसका हाफ कर देंगे माइनस करके तो 0.385, तो ये आपका टीसी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब टीसी जो है वो मिनट में है, एल एम मीटर में है, और जो स्लोप है वो तो डायमेंशनलेस रहेगा। ठीक है, तो मीटर मिनट। अब इसमें नोट दिया है कि रैशनल फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर स्टॉर्म्स हुज ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन टीसी। हुज ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन टीसी मतलब जो रेनफॉल हो रहा है ना, वो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होना चाहिए। टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से कम होगा तो Q इज इक्वल टू ए आई आर है, ये हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो रैशनल फॉर्मूला शुड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल शुड बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा क्यों हो रहा है, ए आई आर क्या दे रहा है हमें, पीक फ्लड। पीक फ्लड, पीक फ्लड कब मिलेगा, जब कैचमेंट से सभी जगह का पानी यहाँ पर आ पाएगा, सभी जगह का पानी एक साथ आएगा। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ कि सिर्फ ये वाले ऊपर वाले का हिस्सा पानी यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, तो पीक मिलेगा क्या, हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पीक कब मिलेगा, जब ये वाले पार्ट का भी पानी यहाँ पर पहुँच पाए, ये वाले का भी पहुँचे और ये वाला का भी पहुँचे। तो इसका टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, टीसी। तो जब भी ड्यूरेशन टीसी से ज़्यादा होगा ना तभी तो पहुँच पाएगा ना, नहीं तो नहीं पहुँचेगा। सपोज आपका रेन आपका 3 घंटा चला, टीसी आपका 5 आवर है। ठीक है, टी इज इक्वल टू टी आर, टी सी इज इक्वल टू 5 आवर। तो जो तीसरे घंटे का जो पानी गिरा
अब बोलोगे वो तो कभी ना कभी तो पहुंचेगा, करेक्ट है। तीसरे घंटे का पानी जो पहुंचा वो 5 घंटे बाद, मतलब टी इज इक्वल टू 8 आवर पे ये वाला तो पानी पहुंच गया। लेकिन जो ये वाला पानी है तब तक तो ऑलरेडी निकल गया होगा ना, वो तो चौथे घंटे ही निकल गया होगा या तीसरे घंटे ही निकल गया होगा। तो कंडीशन ये है कि सभी कैचमेंट का पानी एक साथ कंट्रीब्यूट करे, तो यहाँ वाला भी कंट्रीब्यूट करे और यहाँ वाला भी कंट्रीब्यूट करे एक साथ। तो जब टाइम इज इक्वल टू 5 आवर होगा ना, टाइम इज इक्वल टू 5 आवर, तो यहाँ पर जो भी होगा, सपोज 1 घंटा है तो 1 घंटा वाला कंट्रीब्यूट करेगा ही 5वें घंटे में। सपोज टीसी टाइम ऑफ ड्यूरेशन है 5 आवर। अब मैं बोलूँ कि आई इज इक्वल टू 4 आवर में अभी भी पानी गिर रहा है, ठीक है, अभी भी आपका सॉरी टी शुड बी ग्रेटर देन 5 आवर। तो आई इज इक्वल टू हम लेते हैं, आई इज इक्वल टू, एक सेकेंड, यहाँ पर टी सी 5 आवर है। अब जो रेनफॉल का ड्यूरेशन है वो हम लेते हैं 6 आवर। सपोज 6 घंटे के लिए पानी गिरा है, ठीक है। अब देखते हैं आई इज इक्वल टू 6 आवर पे क्या होगा। आई इज इक्वल टू 6 आवर पे ये वाला तो पानी कंट्रीब्यूट करेगा ही, ठीक है। सपोज टाइम स्टेप 6 आवर पे हो सकता है कि 5वें घंटा वाला पानी जो यहाँ पर गिरा होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा, और यहाँ पर कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा, इससे 5 घंटा पहले ले लो, मतलब जो 1 घंटे में गिरा होगा आई इज इक्वल टू 1 आवर में, वो वाला कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो जब भी आपका टाइम ऑफ ड्यूरेशन ग्रेटर देन टी सी है तभी आपका रैशनल फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब जब सभी आपका पार्ट आपका रन ऑफ प्रोड्यूस कर रहा है या फ्लड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उससे ज़्यादा हम ड्यूरेशन ले लें, 7 घंटा ले लें या 8 घंटा ले लें, लेकिन अभी भी पूरा ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकता। तो ये आपका मैक्सिमम कितना होगा, ए आई आर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता चाहे टाइम आप कितना भी बढ़ा लो, लेकिन कंडीशन है टी शुड बी ग्रेटर देन टी सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड। आप पढ़े थे एक पहले मैक्सिमम आपका मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड, वो पढ़े थे, वो क्या था आपका मैक्सिमम फ्लड दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। दूसरा है स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड, ये क्या है, फ्लड रिजल्ट फ्रॉम अ सेवियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड हेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स। तो दोनों कॉम्बिनेशन के कारण आपका जो फ्लड प्रोड्यूस होगा मेट्रोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण, उसको हम स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड बोलेंगे। और इसमें कुछ एक्सट्रीमली रेयर कॉम्बिनेशंस आर एक्सक्लूडेड, जो एक्सट्रीमली रेयर कॉम्बिनेशन रहता है ना उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर है आपका फ्लड राउटिंग। फ्लड राउटिंग, so method of generating flood hydrographs at the downstream end by using the flood data at one or more upstream points. Suppose आपका ये रिवर है, तो आपको यहाँ का फ्लड पता है, पॉइंट ए का फ्लड पता है, तो फ्लड राउटिंग क्या है कि हमें बी का फ्लड निकालना है या डिस्चार्ज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू नोन इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, जो यहाँ पर, या अपस्ट्रीम हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो जो अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम आपके क्या होता है, अपस्ट्रीम जो नदी के ऊपर है या पहले है उसको अपस्ट्रीम, जो नदी के आगे है वो आपका आगे या नीचे जो भी, क्योंकि नीचे का नदी हमेशा नीचे ट्रैवल करता है ना, ऊपर तो ट्रैवल करेगा नहीं। तो जो भी आगे वाला पार्ट, अगर फ्लो इधर हो रहा है नदी का, तो आगे वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट जो भी है वो डाउनस्ट्रीम हो गया, ठीक है। तो आपका अगर ए में अपस्ट्रीम वाले पॉइंट में हमें हाइड्रोग्राफ पता है, तो डाउनस्ट्रीम वाले पॉइंट पे इसके रेस्पेक्ट में डाउनस्ट्रीम वाले पॉइंट का हमें हाइड्रोग्राफ जो हम निकालेंगे विद किससे, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ ए, सो उसको बोलेंगे हम फ्लड राउटिंग। सो मेथड ऑफ जनरेटिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ एट द डाउनस्ट्रीम बाय यूजिंग द फ्लड डेटा एट वन और मोर अपस्ट्रीम पॉइंट्स। तो ज़रूरी नहीं है ऊपर एक ही पॉइंट हो, 2-3 पॉइंट भी हो सकते हैं। तो फ्लड राउटिंग मेथड्स किस मेथड से हम निकालेंगे, तो उसके 2 मेथड है, हाइड्रोलिक फ्लड राउटिंग और हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग, ठीक है, 2 है, हाइड्रोलिक और हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग। सो हाइड्रोलिक है, ठीक है, इसमें लॉजिक नहीं है, इसमें लॉजिक है, इसमें लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं है मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो एक्यूरेट हो जाता है, ठीक है। लॉजिक नहीं है तो कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स है तो एक्यूरेट हो गया। कॉम्प्लेक्स है और एक्यूरेट है तो ज़्यादा इक्वेशन यूज, कॉम्प्लेक्स है तो 2 इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन और सेंट वेनेंस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ, ये यू आपका है अनस्टेडी, अनस्टेडी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ठीक है। अभी हाइड्रोलॉजिक, लॉजिक है इसमें तो बहुत सिंपल मेथड होगा, इसमें सिंपल है मतलब एक ही इक्वेशन यूज करेंगे, ओनली कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये आपका है कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें भी 2 टाइप है,
हाइड्रोलॉजिक रिजर्वायर राउटिंग, हाइड्रोलॉजिक चैनल राउटिंग। तो जो रिजर्वायर राउटिंग है ये स्टोरेज इज अ फंक्शन ऑफ क्यू, ये ध्यान रखना, स्टोरेज अ फंक्शन ऑफ क्यू, हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन स्टोरेज इज ओनली फंक्शन ऑफ डिस्चार्ज या आउटफ्लो। ठीक है, ये आपका दो, इसमें एक इनफ्लो रहता है, ये आपका इनफ्लो हो जाएगा, ये आउटफ्लो हो जाएगा। तो स्टोरेज इज अ फंक्शन ऑफ, सॉरी, स्टोरेज इज अ फंक्शन ऑफ आउटफ्लो। सेकेंड, हाइड्रोलॉजिक चैनल राउटिंग। सो ये आपका फ्लड राउटिंग में आपका सब इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रोलॉजिक चैनल राउटिंग। ठीक है, देखते हैं हम। तो हाइड्रोलॉजिक चैनल राउटिंग कैसे सॉल्व करते हैं हम? कैरीड आउट बाय मस्किंगम मेथड, मस्किंगम मेथड वेयर एस इज अ फंक्शन ऑफ आई एंड क्यू बोथ। जो हाइड्रोलॉजिक रिजर्वायर राउटिंग था उसमें स्टोरेज ऑफ फंक्शन ऑफ क्यू, इक्वेशन हमें नहीं पता। इसमें चैनल राउटिंग में बोथ इज अ फंक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, और उसका इक्वेशन क्या है? एस इंटू के एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स इंटू क्यू। आई और क्यू दोनों में है, एक में एक्स है, एक में 1 माइनस एक्स है, और एक में कांस्टेंट है। वे एस स्टोरेज हो गया, आई इनफ्लो, क्यू आउटफ्लो हो गया, के स्टोरेज टाइम कांस्टेंट हो गया, एक्स आपका वेटेज फैक्टर हो गया। ये वेरी करता है 0 to 0.3 या कभी कभी 0 to 0.5। ठीक है, ये आपका टाइम में है। अब ये स्टोरेज तो हो गया, लेकिन हमें तो राउट करना है ना, हमें तो कोई रिवर है तो यहाँ का डिस्चार्ज चाहिए, अगर हमको यहाँ का डिस्चार्ज पता होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है? सी नॉट आई वन प्लस सी वन आई एन माइनस वन प्लस सी टू क्यू एन माइनस वन। इसको भी याद करने का तरीका देखते हैं। बस पहले ये देख लो कि सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू जो है वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको याद कैसे करेंगे। सपोज आपका इनफ्लो है, सपोज आउटफ्लो है, तो ये आपको नोन है आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, सपोज ये 4 वैल्यू लिख लेते हैं। और आउटफ्लो का ना आपको फर्स्ट पॉइंट पता है, ये ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट पॉइंट पता रहना चाहिए। ठीक है, तभी आप सेकेंड पॉइंट निकाल पाएंगे। अब इसको निकालना है, तो इसमें सपोज n इज इक्वल टू मैं रखा हूँ 2, है ना, n इज इक्वल टू 2, Q2, तो इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? सी नॉट इंटू आई टू, सी नॉट इंटू आई टू। ठीक है, सी नॉट इंटू आई टू लिख देते हैं। फिर ये गए हम क्लॉकवाइज, हमें ये निकालना था, हम ये यहाँ से ऐसा क्लॉकवाइज घूमेंगे, अब क्लॉकवाइज। ठीक है, सी नॉट आई टू प्लस सी वन इंटू आई वन, सी वन इंटू आई वन प्लस सी वन इंटू आई वन प्लस अगेन क्लॉकवाइज, सी नॉट सी वन हो गया, अब सी टू इंटू क्यू वन, सी टू इंटू क्यू वन, तो एन इज इक्वल टू 2 में क्यू वन हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका सिंपल हो गया, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है ऐसे देख के। तो हम क्या करेंगे, पहले आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर और क्यू वन लिख लेंगे, फिर जो भी निकालना है उसका क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज कैसे घूमेंगे? सी नॉट आई टू प्लस सी वन आई वन प्लस सी टू क्यू वन, सिंपल है, सी नॉट पहले फिर सी वन प्लस सी टू, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आपको सी नॉट सी वन सी थ्री ये निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? ऑल्दो ये इतना डीप में नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आप याद कर लेना सी नॉट, क्योंकि भरोसा नहीं ना कब पूछ दे, और एक नंबर के कारण भी आपको कई रैंक में फ़र्क पड़ जाता है, 1 या 2 नंबर हो सकता है, 2 नंबर के लिए भी आ जाए। तो सी नॉट इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या, दो इस अगर इस फॉर्मूले में देखें यहाँ पर, तो कौन से दो कांस्टेंट है? के और एक्स, सिर्फ के और एक्स है ना, तो माइनस के एक्स लिख देते हैं, माइनस के एक्स। अब के एक्स को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका यूनिट किस में आएगा? वेटेज फैक्टर का यूनिट डायमेंशन लेस रहता है, स्टोरेज टाइम का कांस्टेंट यूनिट क्या रहेगा? टाइम में रहेगा, तो हम लिखेंगे प्लस डेल टी, टाइम में है तो डेल टी, और यहाँ पर 0.5 ले लिए। ठीक है, पहले इंटू मल्टीप्लाई किए के एक्स माइनस में करके, एक जगह माइनस है फिर प्लस ले लिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट किस में आ रहा है? डेल टी, तो यहाँ पर डेल टी लिख दिए और उसका 0.5 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है के, बस के, बाकी ऊपर का कॉपी पेस्ट, के माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल टी, सिंपल। ठीक है, बस आपको के एक्स दो को मल्टीप्लाई करना है, उसका यूनिट यहाँ पर लिखना है, फिर आप इसको कॉपी पेस्ट करना है। इंजीनियरिंग में जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जाम में कॉपी पेस्ट करते होंगे आपका प्रोजेक्ट, सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो C1 नेक्स्ट है आपका C1, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम अगेन कॉपी पेस्ट जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम में किए थे, लेकिन कॉपी पेस्ट करते हैं तो कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है ना, कभी प्लस का माइनस हो जाता है, तो ये वाला माइनस क्या है, ये हम छोड़ देंगे, हमसे छोड़ जाएगा ये। तो के एक्स डिफरेंट भी तो बताना है, नहीं तो सेम लगेगा ना,
तो के एक्स प्लस 0.5 डेल टी, के माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल टी। तो ये सी नॉट हो गया, सी वन हो गया, आपने कॉपी पेस्ट किया, एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये ध्यान रखना। अब सी नॉट सी वन हो गया। अब तीसरा बोलेगा नहीं मैं और स्मार्ट वर्क करूँगा, मैं कॉपी पेस्ट भी नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, सी टू इज, उसको ये पता है कि तीनों का सम क्या है, वन है, तो वन माइनस सी नॉट माइनस सी वन। तीसरे को पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम का कॉपी तो चेक ही नहीं होता है, तो वो सबमिट ही नहीं करेगा, तो वो डायरेक्टली इस लॉजिक से आपका सी टू निकल जाएगा। ठीक है, तो सी नॉट हो गया, सी वन हो गया, सी टू हो गया। तो ये आपको सी नॉट सी वन सी टू मिल गया, इसका सम वन रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों का सम वन रहेगा। ठीक है, कहाँ पर है ये फॉर्मूला, आपको याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल मिनिमम एफर्ट से याद हो जाएगा। के एक्स आपका कांस्टेंट दो ही है, दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस से, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यूनिट आएगा आर टाइम में, तो डेल टी लिख दो, 0.5 ऐड कर दो, नीचे के इसको कॉपी पेस्ट कर दो, के माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल टी। सी वन इज इक्वल टू सेम कॉपी पेस्ट, बस एक माइनस हटा दो, तो ये आपका सेम हो जाएगा। तीसरा सी टू, वन माइनस दोनों को जोड़ करके माइनस कर दो, तो ये आपका सी नॉट सी वन सी टू आ जाएगा। ये मिल गया। की वन निकालने के लिए आपको आई वन आई टू और Q1 पता रहना चाहिए। फिर आप ये क्या जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, तो पहला I2 पढ़ा तो C नॉट I2 हो गया, फिर ऊपर गए तो आपका C1 I1 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस C2 Q1, तो ये आपका ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया फ्लड राउटिंग। नेक्स्ट है आपका, अब ये छोटा सा सब टॉपिक है लीनियर स्टोरेज और लीनियर रिजर्वायर। ये क्या होता है, स्टोरेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज। ठीक है, हम पहले देखे थे हाइड्रोलॉजिक रिजर्वायर राउटिंग, तो उसमें स्टोरेज इज अ फंक्शन ऑफ क्यू था, ये ध्यान रखना। उसमें ये नहीं बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, इससे तो सीधा बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लीनियर स्टोरेज और लीनियर रिजर्वायर वेयर एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब जो स्टोरेज इज इक्वल टू एक्स के एक्स आई प्लस वन माइनस क्यू है, इसमें मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूँ, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू के क्यू आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसके बराबर आ गया ना, इज इक्वल टू को हर टाइप का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिए, तो फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो ये वाला जो इक्वेशन हो जाएगा वो लीनियर स्टोरेज और लीनियर रिजर्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।